वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 10वीं दर्जे से कब्ल और बाद के ज़ेर तालीम ज़हीन तलबा और तालिबात को वज़ाइफ की ऑनलाइन मुंतकली। कहा, सरकार बगैर तफरीक के तलबा को दे रही है सहूलियात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के खाद कारखाने का करेंगे इफ्तिताह। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के MD अरुण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कोविड-19 के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखकर हाई रिस्क ममालिक से आने वाले बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की सख्त निगरानी। मुसाफिरों की होगी कड़ी जांच। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर कल गोरखपुर में दूरदर्शन मरकज के अर्थ स्टेशन का करेंगे इफ्तिताह। साथ ही रियासत में कायम दीगर 3 FM स्टेशनों का भी करेंगे इफ्तिताह। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 12,17,631 ज़हीन तलबा और तालिबात को 10वीं दर्जे से पहले और 10वें दर्जे के बाद की वज़ाइफ की स्कीम 2021-22 के तहत 458 करोड़ 66 लाख रुपए के वज़ाइफ को ऑनलाइन मुंतकिल किया। इसमें दीगर पसमानदा तबके के 6,23,246 तलबा, दर्ज फ़हरिज़ात के 3,54,088 तलबा, दर्ज फ़हरिज़ क़बाइल के 2,281 तलबा, अक़लियती तबके के 71,725 तलबा और आम तबके के 1,66,291 तलबा शामिल हैं। इन सभी तलबा के बैंक खाते में बराह रास्त वज़ाइफ को मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला ने ज़हीन तलबा और तालिबात को इस मौके पर वज़ाइफ के सर्टिफिकेट भी तक़सीम किए। प्रोग्राम में रियासत के वज़ीर रमापति शास्त्री, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, मोहसिन रजा और संजीव कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर मुस्तफ़ीदीन से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती सरकार तलबा, खासकर लड़कियों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी की वजह से कोई भी लायक तालिब इल्म आला तालीम से महरूम नहीं रखा जाएगा। 40 लाख से अधिक बच्चों को जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी। और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी। और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हों, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। गोरखपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए खाद कारखाने का इफ्तिताह 7 दिसंबर को किया जाएगा। इस सिलसिले में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के MD अरुण गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 22 जुलाई 2016 को संग बुनियाद रखा गया था। इस कारखाने की तामीर में 8,000 करोड़ से ज्यादा सरमाया खर्च हुआ है।
जापान की टोयो कंपनी के जरिए एक खाद कारखाना बनाया गया है। इस खाद कारखाने से 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया की पैदावार हर साल और 3,850 मीट्रिक टन यूरिया की पैदावार यौमिया होगी। इस कारखाने से अच्छी क्वालिटी की यूरिया की पैदावार हासिल होगी। 45 किलोग्राम की बोरी 266 रुपए 50 पैसे में आवाम को मिलेगी। इस खाद कारखाने के बन जाने से लोगों को रोजगार के मौके हासिल होंगे और इलाके की तरक्की भी होगी। 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। उन्होंने इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास रखा था और उसी दिन भी एम्स का शिलान्यास भी हमारे साथ ही रखा गया था। और ये एक अपने में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही रेयर एक ऐसा कोइंसिडेंस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा उत्सव है कि उन दोनों का लोकार्पण भी वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं आके जहां उन्होंने शिलान्यास किया था। इस प्लांट को बनाने के लिए तकरीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश लगा है और 27 फरवरी 2018 को इसका जीरो डेट हुआ था और जापान की कंपनी जो है टोयो, उसको इसका काम सौंपा गया था पूरा कारखाना बनाने का। और इसकी जो कैपेसिटी है वो सालाना जो है करीब 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम, मतलब समझे 13 लाख, समझ लीजिए 13 लाख टन नीम लेपित यूरिया का सालाना प्रोडक्शन होगा। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 महीनों से बैनुल-अक़वामी परवाजें धीरे धीरे शुरू हो रही थीं, लेकिन कई ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बाद इसकी फिर से निगरानी की जा रही है। Over the last 6 months or so, to slowly increase our flights internationally as well. But having said that, Omicron is certainly a setback. It is a setback because all countries across the world need to be safe and secure. That is our first priority. And therefore, different countries have put in place different yardsticks. I think the yardstick that has been put in place by our government with putting 11 countries marked as at risk and testing them completely is the right way to go. कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के बारे में रियासतों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वजीर सेहत ने सभी रियासतों से बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर सख्ती से निगरानी रखने की बात कही है। गौरतलब है कि जनूबी अफ्रीका और दीगर हाई रिस्क वाले ममालिक से लौटे 6 लोग वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। 3,475 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के बाद 6 लोगों में कोविड-19 वबा की अलामत मिली है। कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी से मुताल्लिक़ बिल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए हैं। पार्लियामेंट की सरमाई इजलास के पहले दिन दुश्मनी को लोकसभा और राज्यसभा ने ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दे दी थी। दोशंबे को ज़राअत और किसानों के बहबूद के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी क़ानून वापसी बिल 2021 को लोकसभा में पेश किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के दिन इन क़वानीन को वापस लेने का वादा किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 5वीं बैनुल-अक़वामी अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 5वीं अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बाबा साहब इंसाफ की अलामत थे। अम्बेडकर साहब की सोच में हिंदुस्तानियत के मुकाबले ज़ात, मजहब और फ़िरक़े की कोई जगह नहीं थी। बाबा साहब कहते थे, जब दूसरे नेता कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू और मुसलमान, सिख या ईसाई हैं, उस समय बाबा साहब कहा करते थे कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इस प्रकार हम सदैव भारतीय ही हैं। अर्थात बाबा साहब की सोच में
भारतीयता के समक्ष जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं था। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव अपने विजय यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के बांदा से महोबा पहुंचे। उन्होंने अपनी सरकार में चलाई गई एम्बुलेंस खिदमात का जिक्र किया। उन्होंने बुंदेलखंड और महोबा के अवाम से वादा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर बुंदेलखंड के बाशिंदों की प्यास बुझाने का काम करेंगे, घर तक पानी पहुंचाएंगे और खेतों में भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे ताकि किसान 2 फसलें उगा सकें। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर नौकरियां और रोजगार देने का भी वादा किया। 500 रुपए हम लोग सम्मान में देते थे आपको, अब महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो भी समाजवादी लोग पेंशन दे करके अपने गरीबों के परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में सोनभद्र जिले हेडक्वार्टर पर संविधान गुरु अभियान का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के दर्ज फहरिस्तातों की सेल के कौमी सदर लाल सिंह आर्य ने कहा कि हम यौम आइन इसलिए मनाते हैं ताकि दलित समाज को भी आइन में दिए गए उनके हुकूक की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि मुखालिफ पार्टियों ने भी कभी यौम आइन मनाना मुनासिब नहीं समझा और जब हमने मनाना शुरू किया तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि मुखालिफ पार्टियां आवाम को आइन में दिए गए हुकूक की जानकारी से महरूम रखना चाहती हैं। आदरणीय मोदी जी ने अभी 4-5 दिन पहले 26 तारीख को राजनीतिक पार्टी के नेताओं को संविधान दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया। उसमें सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने उस संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार की घोषणा की। ये संविधान दिवस मनाने की घोषणा का बहिष्कार नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान था, हिंदुस्तान के संविधान का अपमान था। क्योंकि इस देश का संविधान ये जाति धर्म से ऊपर है। देश का एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको समानता, सबको समरसता, आर्थिक, राजनीतिक समानताएं देता है, अवसर की समानता देता है, कानून सब पर लागू होता है। इन राजनीतिक दलों ने कभी संविधान दिवस मनाया भी नहीं और जब प्रधानमंत्री जी आमंत्रित कर रहे हैं तो उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है इनके खाने के दांत कुछ हो, दिखाने के कुछ हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इत्तलात और नशरियात की वजारत के अवामी राब्ता ब्यूरो के लखनऊ दफ्तर के जरिए वाराणसी में मलदहिया वाक़िअ गवर्नमेंट बालिका विद्यालय में 5 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में और मुल्क की आज़ादी से मुताल्लिक़ तस्वीर को लगाया गया है। आज नुमाइश के दूसरे दिन मुनक़िद सवाल जवाब मुकाबले में बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और कामयाब उम्मीदवारों को इनामात भी दिए गए। इस मौके पर जादू के जरिए भी लोगों को बेदार किया गया। यह कार्यक्रम जिस भावना से भी रखा गया है वह काफ़ी सफल कार्यक्रम है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो वर्ष हम मना रहे हैं उस इस तरह के समय में इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है। और आपने जो यहाँ समावेश किया है बच्चों और हर वर्ग के लोगों को बुलाया है, इससे एक मैसेज पूरे समाज को और आने वाले जनरेशन को जा रहा है कि हमारे देश के लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है और हमारी सरकार की क्या योजनाएं हैं और अलग अलग संस्था, अलग अलग सरकारी विभाग किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सकती है। और आइए देखते हैं न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम के बारे में ये रिपोर्ट। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगी गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर कल गोरखपुर में दूरदर्शन मरकज में अर्थ स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही 3 FM स्टेशनों का भी इफ्तिताह गोरखपुर से ही बटन दबाकर करेंगे। इसमें FM रिले मरकज इटावा, लखीमपुर का गदानिया, बहराइच का नानपारा का FM स्टेशन शामिल हैं। नानपारा और गदानिया 2 ऐसे FM स्टेशन हैं जो नेपाल सरहद पर वाक़ई हैं और वहां से कबायली और जंगलाती इलाके में रहने वाले लोगों को भारतीय सकाफत और तफरीह के साथ साथ खबरों से जोड़ने में मुआविन साबित होंगे। मकामी सतह पर लोगों को आर्ट सकाफत के साथ मकामी सनतों की जानकारी भी FM के जरिए लोगों को मिलेगी। आर्ट स्टेशन के गोरखपुर में क़याम से यहाँ के मकामी फनकारों को भी फायदा पहुँचेगा। यहाँ के बने प्रोग्रामों को दिल्ली और लखनऊ से नश्र किया जा सकेगा। मकामी लोगों ने आर्ट स्टेशन और FM रिले मरकज के क़याम का खैर मकदम किया है और कहा है कि इसके जरिए हमारी आर्ट सकाफत और मुल्क और दुनिया जान सकेगी। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ पर वो अपनी बातें रख सकें, कह सकें, और अगर करते भी थे तो वो सब मौका नहीं संभव नहीं हो पाता था कि वो कहीं से प्रसारित हो। लेकिन इस चीज़ के हो जाने से इन कलाकारों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूरदर्शन आर्ट स्टेशन जो यहाँ की प्रतिभाएं उभर के आएंगी, और सबसे बड़ी बात है जो लोगों को बाहर लखनऊ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, अब गोरखपुर में हो गया, लोगों करीब हो जाएगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का लोगों को मौका मिलेगा। स्टेशन से गोरखपुर डायरेक्ट अपना सिग्नल सैटेलाइट को अपलिंक कर सकता है और इसकी वजह से यहाँ गोरखपुर के आसपास की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, यहाँ की बौद्धिक गतिविधियाँ, यहाँ की लोक संस्कृति, भोजपुरी भाषा, और यहाँ पे जो जानते हैं कि गोरखपुर बुद्ध, कबीर, महावीर स्वामी, गोरखनाथ, ये सभी महापुरुषों की धरती है। ये सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध धरती है। इस धरती की संस्कृति पूरे देश में देखी सुनी जाएगी। ये गोरखपुर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कल 3 दिसंबर को 4 बजे से 5 बजे तक DD न्यूज़ पर, DD नेशनल पे और DD UP पे इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा। उसी दौरान नानपारा, गडनिया और इटावा 3 जगह के FM स्टेशन का भी रिमोट लोकार्पण होगा और इस अपने हमारे अर्थ स्टेशन का भी लोकार्पण होगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अपने माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत, और यहाँ पर जो भी उद्घाटन समारोह होना है, हमारा अर्थ स्टेशन पूरी तरह से तैयार है और हम लोग कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से जैसा हमारे शुक्ला जी ने बताया, सामने बताया, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। जिला बलरामपुर में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में रियासत के जल शक्ति के वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह बलरामपुर पहुंचे। जल शक्ति वजीर ने जिला सतह के अफसरान और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और वजीर-ए-आज़म के मुजव्वज़ा प्रोग्राम की जगह का भी मुआयना किया। वजीर-ए-आज़म के प्रोग्राम की जानकारी देते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि 9 जिलों को जोड़ने वाली लाइफलाइन नहर का इफ्तिताह करने 11 दिसंबर को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9,802 करोड़ रुपए की इस सरयू नहर प्रोजेक्ट से बहुत से लोग मुस्तफीद होंगे और 14.5 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन की आबपाशी होगी, जिससे 25 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। कि जो बरसों से लंबित परियोजना हमारी सरयू परियोजना 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, इतने बरसों में जो पूरी नहीं हो पाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से एक बड़ी परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया है, जिसके माध्यम से कुल 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे और उस परियोजना के लोकार्पण के दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम 11 तारीख को निश्चित किया गया है। उसी की तैयारी बैठक में आज मैं यहाँ पर आया था। बलरामपुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। गोड्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर 9 जिलों को ये परियोजना जाती है। 9 जिले के किसान इससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान में भर्तियों में हो रही ताखीर और हो चुके इम्तहानात के नताइज का ऐलान न किए जाने से नाराज राजस्थान के तलबा लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मुसलसल मुजाहरा कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगातार 3 दिनों से उम्मीदवार प्रियंका गांधी से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं। तलबा का कहना है कि राजस्थान में उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। नौकरियों में भर्ती को लटकाया जा रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि जब तक उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से नहीं हो जाती, वो अपना मुजाहरा जारी रखेंगे।
पिछले 50 दिन से हमारा आंदोलन राजस्थान में जारी है और 6 दिन से यहाँ अनशन जारी है। 2 बहनों की तबीयत खराब हुई, उनको एडमिट करवाया क्योंकि कांग्रेस को हमने समर्थन दिया था राहुल गांधी जी से मिलकर दिसंबर 2018 में, लेकिन हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो पाई। हमने धरना प्रदर्शन किया और 23 फरवरी 2021 को 2 मंत्रियों ने समझौता किया लिखित में कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। हमने 14 अक्टूबर से जयपुर में आंदोलन किया, मंत्री ने अनशन तोड़वाया, लेकिन हमारी मांगों से वो मुकर गए। तो हम परेशान होकर यहाँ आए हैं क्योंकि प्रियंका गांधी जी यहाँ 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है। राजस्थान में इनकी सरकार है। जब हमने समर्थन दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो यहाँ के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ प्रेस साझा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम इसलिए आए कि प्रियंका गांधी जी उनको पूछेगी कि समर्थन हमने दिया था तो हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए आए हैं। मोदी और योगी सरकार की तरफ से रियासत के 15 करोड़ से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन का दोहरा फायदा मिलेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि आइंदा साल होली तक मुस्तहक लोगों को मुफ्त राशन की तकसीम की जाए, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का फैसला पहले ही ले लिया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद कुनबों को अनाज के अलावा खूरदनी तेल और नमक भी 1 माह में 2 बार मिलेगा। मुस्तफीद कुनबों को 1 माह में 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें गेहूं और चावल शामिल हैं। साथ ही दाल, खूरदनी तेल और नमक भी मुफ्त दस्तयाब कराया जाएगा। रियासत में कोविड-19 वबा की वजह से गरीबों को जिंदगी गुजारने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को मोदी और योगी सरकार की तरफ से ये एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मुश्किल दौर में गरीब कुनबों के लिए बड़ा सहारा साबित हुई है। इस स्कीम का फायदा अब आइंदा साल मार्च महीने तक मिल सकेगा। मरकजी काबीना ने इस स्कीम को 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मुस्तफिदीन को अब मार्च 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस फैसले के बाद मुस्तफिदीन में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों में खुशी की लहर। अब मार्च 2022 तक मिलेगा निःशुल्क राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुआ फैसला। 80 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा है योजना का लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त दिया जा रहा है। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है। गरीबों को अच्छी गुणवत्ता का अनाज निःशुल्क प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब मार्च 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। देश भर में कमजोर तबके के उन परिवारों को खासी राहत मिली है जो कोरोना काल के मुश्किल वक्त से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंतखाबी कमीशन ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबी हलकों की राय दहिंदगान की फहरिस्त में मुख्तसर नजरसानी प्रोग्राम को इतवार 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर अजय कुमार शुक्ला ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि राय दहिंदगान की फहरिस्त में मुख्तसर नजरसानी का प्रोग्राम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राय दहिंदगान की फहरिस्त में नाम जुड़वाने, किसी तरह की तरमीम करवाने या नाम कटवाने वगैरह से मुताल्लिक दावे और इतराजात अब आइंदा 5 दिसंबर तक पेश किए जा सकेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज ऑल इंडिया रेडियो में नौजवानों के लिए एक नए प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट की शुरुआत की है। 52 हफ्ते यानी 1 साल तक चलने वाले ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए खास होंगे, क्योंकि तकरीबन 20,000 से ज्यादा नौजवान और 1000 से ज्यादा तालीमी इदारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। #AIR नेक्स्ट के साथ ऑल इंडिया रेडियो ने 28 नवंबर से युवाओं के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 52 सप्ताह तक यानी 1 साल तक चलेगा। कार्यक्रम में यंग इंडिया यानी 20,000 युवाओं को और लगभग 1000 शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी युवाओं के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये 52 वीक तक चलेगा। देश के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में ये संडे को प्रसारित होगी। इसमें 20,000 से ज्यादा बच्चे युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शो में युवाओं को आजादी के 75 साल में देश की तरक्की, भविष्य और अगले 25 सालों में देश की तरक्की की तस्वीर दिखाई जाएगी। विविध क्षेत्रों में देश की रफ्तार और साकार होते सपने को युवा देख पाएंगे। 2047 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होकर 100 साल होगा, उस वक्त किस तरह का इंडिया वो देखना चाहते हैं
वो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं और देश को क्या करना चाहिए और अब तक की प्रगति कैसे रही, प्रोग्रेस कैसे रही और कहाँ पे हम और मजबूत होने का जरूरत है, ये सब उनके बातों से हम सुनेंगे। ये ऑल इंडिया रेडियो पर एक थीम पर प्रसारित होने वाला इकलौता कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या में युवा शक्ति शरीक होगी। सबसे खास है कि इस शो को कई भारतीय भाषाओं में सभी 167 चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लखनऊ में आज इत्तलात और टेक्नोलॉजी की वजारत भारत सरकार की मजाज इदारे CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के जरिए भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ रियासत के इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत अजीत सिंह पाल ने किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ई श्रम योजना, बिजली बिल कलेक्शन और बैंकिंग खिदमात में रियासती सतह पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वालों को एजाज से नवाजा गया। कि एक डिजिटल इंडिया का जो सपना 2015 में देखा गया था, उसका मूर्त रूप आज कॉमन सर्विस सेंटर को चलाने वाले VLEs ने जिस माध्यम से और जिस अपनी उद्यमिता का परिचय देते हुए आर्थिक रूप से सशक्त होते हुए और सामाजिक क्षेत्र में भी उसका भरपूर योगदान देते हुए हमें एक नई राह दिखाई है। और आज उन्हीं का सम्मान हमने कुछ VLEs का हमने सम्मान भी किया आज यहाँ पे, जिन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया है। और एक प्रण लिया हमने आज कि आने वाले समय में डिजिटल माध्यम पे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं मूर्त रूप से हमें दी जाएंगी कार्यरत होने के लिए, उसको सिर्फ आर्थिक पहलू से न देखते हुए उसके सामाजिक पहलुओं को भी देखते हुए उसे मूर्त रूप में आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य हम अपने CSC VLEs के माध्यम से निरंतर करते रहेंगे। और अब मौसम। बहरे अरब में कम दबाव के इलाके की वजह से रियासत के मौसम में तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से दर्जे हरारत में उतार चढ़ाव हो सकता है और बादल छाए रहने के साथ साथ लखनऊ समेत रियासत के कई इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसम के मुताबिक बुध को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मामूल से कम था, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री रहा, जो मामूल से 3.1 डिग्री ज्यादा रहा। लखनऊ में आज सवेरे बादल छाए रहे और सर्दी का एहसास भी हवाओं ने कराया। दिन निकलने पर भी धूप और बादलों का आना जाना जारी रहा। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।